वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ चलेंगे बांग्लादेश की तरफ, जहां आई है एक बड़ी तब्दीली और बड़े अरसे के बाद, बड़े सालों के बाद, और एक बहुत बड़े इनकलाब के नतीजे में, जिसे जैनजी का इनकलाब कहा जा रहा है, मॉनसून इनकलाब कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स का ये इनकलाब। लेकिन उनकी पार्टी को उतनी सीट्स मिली नहीं जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, और हमने देखा कि वहाँ नेशनलिस्ट पार्टी ने ही अक्सरियत हासिल कर ली। और उसके बाद जमात इस्लामी को भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी बड़ी तादाद में सीट्स जीती हैं। जो भी नक्शा सेठी साहब खिंचा, अगर उसके मुस्तकबिल की बात करने से पहले हम वो उस चीज़ की, उस एलिमेंट की बात करें जिसकी तरफ शेख हसीना वाजिद ने तवज्जो दिलवाई, वो भी जब वो इक़्तिदार से निकाली गई और उन्हें भारत जाना पड़ा, कि उनको निकालने के पीछे अमेरिका का हाथ है। यानी वही मुझे क्यों निकाला, या वो साइफर वाला मामला, ऐसे हो सकता है कि उनकी बेदखली के पीछे अमेरिका हो? देखिए, उनका जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। उनका इल्ज़ाम के दो पहलू हैं जी। उन्होंने पहला तो ये वो कहती हैं कि अमेरिका खुश नहीं था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहा था। वहाँ एक वाटर, पानी के लिए एक प्रोजेक्ट बन रहा था ऑन द रिवर बॉर्डर ऑफ चाइना एंड बांग्लादेश। तो वो, और अमेरिका खुश नहीं था कि इनके तल्लुकात चाइना के साथ बढ़ रहे हैं, और वो $multi-billion प्रोजेक्ट था विद चाइनीज़ हेल्प। तो चाइना का फुटप्रिंट बांग्लादेश में बढ़ने वाला था। ओके। और उनका कहना है कि अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। उनका यहाँ तक कहना है कि इसका एक दूसरा पहलू भी था कि अमेरिका ने इनसे कहा था कि हमें एक जजीरा है जो कि जिसकी सॉवरेंटी जो है वो बांग्लादेश की है, वो बे ऑफ बंगाल में है, और हम वो चाहते हैं कि हमारा वहाँ एक बेस बने, बिकॉज अब हमने चाइना के खिलाफ बेसिस और बढ़ाने हैं इस इलाके में। अच्छा। तो हमें वो इजाज़त दी जाए कि एक मिलिट्री बेस बनाया जाए। और हसीना का ये कहना है, मैंने कहा था कि नहीं, मैं आपकी और चाइना के दरमियान जो इश्यूज हैं मैं उसमें हम बांग्लादेश को नहीं ले जाना चाहते, पार्टी नहीं बनना जिस हद तक हम न्यूट्रल रहें बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, बिकॉज उन्होंने भी चाइना के साथ मुआहदे किए थे जी, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो वो नहीं चाहती थी कि ये काम ख़राब हो जाए और एक बेस बन जाए। उनका ये कहना है कि जब मैंने, उनका ये भी कहना है कि मुझे कोई साहब मिलने आए थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, शायद वो आगे जाके नाम भी ले लें कि उन्होंने और वो साहब कहते हैं गोरा आदमी था जी जी, तो कहते हैं उसने आके मुझे कहा कि देखिए आप पछताएंगी, आप ऐसे ना करें, अमेरिका को अपोज ना करें, चाइना के करीब मत जाएं, नहीं तो काम ख़राब हो सकता है। तो कहने लगी कि मैं समझती हूँ कि मेरे खिलाफ ये सब कुछ जो उकसाया गया, अच्छा, ये इसके पीछे अमेरिका है। ओके। अच्छा, इससे मुझे खान साहब की बात नहीं याद आती, मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात याद आती। साइरस वांस मूवमेंट, वो क्या था कि खान साहब तो ये कहते हैं ना कि जी मेरे खिलाफ एक साइफर आया जी, और उसकी एविडेंस भी है कि एक साइफर है। तो खान साहब का इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर इस वायस सम एविडेंस कि जी एक साइफर में लिखा गया कि अमेरिका जो है वो नाराज़ है इमरान खान से। जी, ठीक जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब 77 का PNA मूवमेंट चला, अब ये बच्चों को तारीख थोड़ी सी सिखानी पड़ेगी जी। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। हाँ। और यहाँ तक कि भुट्टो ने ये कहा कि जब वो कू हुआ, कू के बाद भुट्टो साहब पहले गिरफ्तार हुए, फिर छोड़ दिए गए, फिर बाद में फिर गिरफ्तार हुए, फिर छोड़े नहीं गए। तो जो स्पेस थी उसके अंदर भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जब ये सब कुछ चल रहा था, मेरे खिलाफ मुहिम चल रही थी PNA की, जिसमें लीडरशिप थी वो जमात इस्लामी की थी। उस वक्त की जमात इस्लामी लीड कर रही थी जी इस मूवमेंट को, PNA को। और उन्हीं के कार्डर्स थे जी, जो कि बड़े एग्रेसिव थे, सड़कों पे आते थे एवरी डे, एक जलसे जुलूस निकलते थे। और कराची गढ़ थी जमात की, और कराची में बहुत से जलसे जुलूस होते थे। लाहौर भी मौलाना यहाँ उनके जो हेड थे वो यहीं होते थे। तो जमात का ये, उनका ये कहना कि जमात वॉज क्लोज टू अमेरिका बिकॉज जमात वॉज क्लोज टू सऊदी अरेबिया जी, और सऊदी अरेबिया वॉज क्लोज टू अमेरिका। तो ये कनेक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने निकाला था। और उन्होंने कहा कि जब मेरे खिलाफ कू हो रहा था, ये तैयारी हो रही थी जी, तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो इनकी IB थी उस वक्त, उसने रिपोर्टिंग की कि हमने एक टेप रिकॉर्डिंग की है। अच्छा। एक अमेरिकन डिप्लोमेट की, जो कि अमेरिकन एम्बेसी में होता है, उसने किसी से बात कर रहा था और कह रहा था ही इज़ गॉन, भुट्टो इज़ गॉन। मतलब है कि आखिरी वक्त पे उसने ये इतला दी कि भुट्टो की छुट्टी होगी, और बड़ा खुश था। अच्छा। तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ भी एक अमेरिकन थी। क्यों साजिश थी? साजिश थी। क्यों थी? क्योंकि भुट्टो साहब ने दो काम किए थे जिसके साथ अमेरिका बड़ा नाराज़ था। एक ये कि उन्होंने 1974 में इस्लामिक समिट में ला ली। OIC।
और वो इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, और वो ब्लॉक वुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक, और वो पाकिस्तान को अमेरिका के ब्लॉक से बाहर निकालना चाह रहे थे। वो इंडिया और नेहरू के ब्लॉक में नहीं जाना चाह रहे थे, जो उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट था, उसमें वो नहीं जाना चाह रहे थे। वो इस्लामिक ब्लॉक बना के उसका लीडर बनना चाह रहे थे, और साथ साथ वो एक इस्लामिक बॉम्ब बना रहे थे जी। तो अमेरिका ने कहा इनको निकालो, ये तो बहुत गड़बड़ होगी, बम भी बन जाएगा। वो इसराइल भी बड़ा परेशान था, तो उनके भी जवाब था कि उसके पीछे भी अमेरिका ने रेजीम चेंज, अब तो आजकल तो रेजीम चेंज का लफ्ज़ आम हो गया, रेजीम चेंज। अब जाके हमें खबरें भी मिल रही हैं कि अमेरिका ने कहाँ रेजीम चेंजेस करवाए जी। वो तो खुद मानते हैं अपने रिपोर्ट्स में, हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यूज में बोला, अपनी स्पीचेस में बताया। अब तो किताबें लिखी गई हैं कहाँ दर्जनों के हिसाब से उन्होंने रेजीम चेंज कराते रहे, तो फिर इसमें वजन आता है। तो अब ये अगर आप ये तारीख के तकाजे में देखें, पहलू में देखें, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई छोटा मोटा हाथ होगा, वजन लगता है आपको? हाँ, क्योंकि जैसे ही ये मामला चला, हाँ, और विद इन मिनट्स आपने देखा उन्होंने डॉक्टर यूनुस को उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, तो इतने फौरन उनको लगवा दिया गया। अच्छा। तो इसमें भी ऐसे है कि देयर मस्ट हैव बीन सम एलिमेंट ऑफ रेजीम चेंज। अच्छा, हाँ। अड्डे देने के अलावा तो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का भी वो इल्जाम लगाते हैं। तीसरा वो एक और लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक और भी प्लान था, कि वो प्लान ये था कि अमेरिका का कि चाइना को इंडिया पूरी तरह कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया कमज़ोर है चाइना के खिलाफ, और इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है, इंडिया अमेरिका के कैंप में फुली नहीं आना चाहता जी। तो अमेरिका का एक और प्लान था, और वो प्लान क्या था कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा इंडिया का, और कुछ हिस्सा बर्मा का या म्यांमार का, वो जो इलाके हैं जहाँ क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में अक्सरियत है उन इलाकों में, उनको तोड़ के तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए ईस्ट तिमोर की तर्ज पे, हाँ, ताकि चाइना को और रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रोकने के लिए एक अमेरिका को बेस वहाँ मिल जाए। तो ये अमेरिका ऐसे प्लान्स बनते हैं, बनाए भी गए हैं पहले। तो हसीना के जो बात करती है उसमें वजन है कि उसकी छुट्टी कराई गई, और वो और बात है कि हसीना ने जिस किस्म की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ इख्तियार की हुई थी, जिसमें बड़ी तशद्दुद था जमात इस्लामी के ऊपर, बाकी ऑपोजिशन के ऊपर, तो वो एक मौका मिल गया ह्यूमन राइट्स का और आवाम की प्रोटेस्ट करवाने, मुलाजमतों के मामले पे भी काफ़ी तनाज़ा और फिर आप पिछले 2 साल जो उसके आखिरी 2 साल थे हसीना के, मईशत जो थी उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो 1-2% गिर रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो गई, तो वहाँ भी इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई थी। वो जो बांग्लादेश का ग्रोथ मॉडल था वो थोड़ा सा हिल गया था। तो आई थिंक इसकी वजह से ये जब अब आपने देख ही लिया कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज के लिए अमेरिका ने किस किस्म के कदम उठाए हैं। सोच सकते थे आप कि जनाब वो लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे, बॉर्डर एरियाज में अंदर आके हथियार दे देंगे, और पूरा एक मूवमेंट चला देंगे, सब जोर लगा लिया उन्होंने, स्टारलिंक पैसे, वेपन्स देके, पैसे और ये अभी आपने अफगानिस्तान में भी देखा था जब करजई को उन्होंने इंस्टॉल करना था, किस तरीके से करजई को इंस्टॉल किया, किस तरीके से गनी को इंस्टॉल किया। तो ये अमेरिकन करते हैं, पैसा है, हथियार है, पावर है, और CIA है, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी कुछ ना कुछ दाल में काला है उनकी बात में, थोड़ा इसका मतलब ये है कि आगे जो यहाँ होगा, ये जो सेटअप आएगा पोस्ट हसीना, इसमें भी इन्फ्लुएंस होगा, वो जो है अब प्रेशर होगा और तारिक रहमान कि जी आप मेहरबानी करके अमेरिकन कैंप में आए, मगर अब उनके ऊपर भी वही प्रेशर होगा जो हसीना के ऊपर था। मगर इनका फ़र्क ये है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, जैसे पहले जब इनकी खालदा ज़िया की जब हुकूमत थी, दे वर क्लोज टू द अमेरिकन्स एंड पाकिस्तान।